नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। ये खिचड़ी मकर संक्रांति ये तो आती जाती रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए बेहतरीन तरीके से। और कितनों का यूपी टेट का भी एग्जाम होगा। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एसएसटी के क्लास हैं। आज हम लोग एसएसटी में जो अगला हम लोग का टॉपिक होगा राष्ट्रपति से रिलेटेड होगा। जो प्रशिक्षु पिछले क्लास नहीं देखे हैं वो आकर देख लेंगे। मैथ के क्लास 12 PM पर होते हैं, यानी 12 PM पर। और यह जो एसएसटी का क्लास है 3 बजे डेली होता है। एक दो दिन अगर गैप होता है तो उस पर आपको अन्यथा नहीं लेना है और अपनी पढ़ाई जारी रखने हैं। जिस दिन क्लास नहीं आता इसका मतलब यह नहीं कि सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। और आप उस समय एक अपना रूटीन बना लीजिए। जिस दिन क्लास नहीं आएगा उस दिन आप रिवीजन करेंगे। और क्लास ना लाने का हमारा कंडीशन यह हो जाता है या फिर कभी तबीयत खराब हो या फिर कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से जाना पड़ जाता हो, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि ये केवल आपके डीएलएड के लिए ही काम देगा, नहीं, ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप जिस भी एग्जाम में आप बैठें, चाहे आप आने वाले किसी भी वैकेंसी में बैठना चाहते हैं, चाहे यूपी टेट की एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे सुपर टेट के एग्जाम में आप बैठेंगे आने वाले भविष्य में, तो आप इस क्लास को रिवीजन करके जा सकते हैं एसएसटी वाले को, है ना। और यूपी टेट के क्लास तो हमने सारे दे दिए हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर बात होता है राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद भी हैं। इस अनुच्छेद के माध्यम से हम लोग हर एक चीज़, हर एक पहलू तक जाएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे ना। हमारे यहाँ दो प्रकार की या फिर दो स्तर की व्यवस्था देखने को मिलती है। एक संघ स्तर की, एक संघ स्तर की, और एक देखने को मिलती है राज्य स्तर की। जो संघ स्तर के जो प्रधान होते हैं, यानी जो संघ स्तर के सबसे हेड होते हैं, उन्हें हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। भाई राष्ट्रपति होते हैं सबसे वरिष्ठ, संघ स्तर में सबसे वरिष्ठ जो होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उन्हें हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। भाई राष्ट्रपति का पोस्ट होता है, सभी लोग को पता होगा कि पूरे संघ स्तर में जो सबसे हेड होते हैं वह राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति के ही कार्य में हर एक सिग्नेचर, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक चीज़ें डील होती हैं, चाहे विदेश से हो चाहे केंद्र में हो, मतलब कि चाहे हमारे नेशनलिटी भारत के अंदर हो। इस कंडीशन में कभी कभी प्रशिक्षु फंस जाते हैं, कभी बहुत सारे बच्चे फंसा करते हैं कि राष्ट्रपति के पास केवल वैसे पद होते हैं, वैसे कह लीजिए कि इनके पास मानने को कह सकते हैं कि वरिष्ठ सबसे होते हैं, लेकिन इनको अपने हक से या फिर अपने मानसिक रूप से कोई कार्य नहीं कर सकते। यानी कि इनको हम लोग एक तरह से एज अ कह सकते हैं, एज अ प्रोटोटाइप के रूप में देखते हैं, प्रोटोटाइप के रूप में देखते हैं। लेकिन जो वास्तविक हेड होते हैं संघ के, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पीएम को वास्तविक हेड माना जाता है, वास्तविक कार्यकारी या फिर कार्यपालिका का सबसे हेड माना जाता है, वास्तविक हेड। तो मान के रखिएगा, अगर वास्तविक वर्ड लगा देने से सबसे वरिष्ठ कहा जाए तो राष्ट्रपति होगा संघ का। अगर उसी जगह अगर वास्तविक हेड की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिस प्रकार से मोदी जी हैं। जैसे कारण सारी चीज़ें देंगे उनको करने के लिए, वो उनको मजबूरी हो जाएगी, वो करना ही पड़ेगा उन्हें सारी चीज़ें। अब उसी क्रम में अगर बात करें राज्य स्तर पर जो होते हैं हेड होते हैं, जो राज्य स्तर पर जो होते हैं राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल भी राष्ट्रपति द्वारा चयन किया जाता है, बल्कि इसे शपथ जो है हमारे हाई कोर्ट के जज दिलाते हैं, मुख्य जज जो होते हैं, है ना। तो सारे क्रम से हम बात करेंगे। पहले आज राष्ट्रपति के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, फिर आगे चर्चा करते हुए चलेंगे। चलिए, आर्टिकल नंबर 52 सबसे पहला आता है। आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है पद की बारे में बात किया गया है, मतलब कि हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके पद के बारे में बात किया गया है। सिंपल सा फंडा यहाँ पर यह याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के पद का जिक्र किस आर्टिकल में, यानी कि हमारे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 52 में है। इस बात को याद रखेंगे। जो कार्यपालिका का सबसे प्रधान होता है, यानी कि सबसे वरिष्ठ होते हैं। अनुच्छेद नंबर 53 की बात करें, 53 की बात करें, तो इसमें जो राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति के विषय में बात किया गया है। कार्य एवं शक्ति के विषय में बात किया गया है। राष्ट्रपति की कार्य क्या होंगी, उसकी शक्तियां विधायी क्षेत्र में क्या होंगी। बहुत आपको पता है, बहुत अथॉरिटी को नियुक्त कराते हैं, शपथ दिलवाते हैं, और उनकी विधायी शक्तियां क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। कार्यपालिका शक्ति कितनी होते हैं, मतलब हर एक फील्ड में हर एक पहलू को लेकर हम बात करेंगे। इस एक टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना।
कार्य एवं शक्ति से रिलेटेड, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां क्या होती हैं, इसके विषय में हम लोग कल जान लेंगे। आगे अनुच्छेद नंबर 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचन का जिक्र आर्टिकल नंबर 54 में किया गया है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है वह किस प्रकार से किया जाता है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल से, है ना। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, सबसे पहले याद रखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि अगर हम लोग देखें, जो हमारे संसद के मतलब कि हमारे लोकसभा के जो विधायक होते हैं और राज्यों में विधानसभाओं के जो भैया जो हमारे एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और विधायक होते हैं वो हमारे सांसद और विधायक। सांसद जो होते हैं केंद्र में होते हैं और विधायक जिसे बोला जाता है एमएलए, है ना, एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, लोकसभा में जो चुने जाते हैं। देखते होंगे कि आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, डायरेक्ट जनता उनको वोट करती है। आपको पता होगा जब प्राइम मिनिस्टर का या फिर सीएम का चुनाव भी लगा हुआ है तो उसमें क्या होता है, जनता उसे चुनना चाहती है जो उसकी रूप में उसको लगता है कि हाँ अच्छा हमारे लिए सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनको जनता डायरेक्ट चुनती है। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमारे जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, जो हम प्रतिनिधि के रूप में इनको चुनते हैं, वही सारे लोग मिलकर हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी कि कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। अब ये चुनाव कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे। हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसे कहा जाता है जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो कौन होते हैं बताएंगे, सांसद होते हैं और विधायक होते हैं। इस सांसद और विधायक द्वारा चुने गए या फिर इस प्रणाली को या फिर हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली को हम लोग बोलते हैं निर्वाचन मंडल। और इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, यहां से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। निर्वाचन मंडल में सबसे पहले लोकसभा लिखिएगा अभी सारी चीज, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। हर एक राज्य में विधानसभा वो है, आपको पता है 25 राज्यों में आपके विधानसभाएं हैं। 25 राज्यों में क्या, हर एक राज्य में विधानसभा है, विधानसभा। और विधान परिषद, एक और ले लीजिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इसमें एक चीज याद रखने योग्य है हमें कि निर्वाचन मंडल में कौन लोग आएंगे, क्या लोकसभा के सारे सदस्य नहीं, लोकसभा के वैसे सदस्य जो निर्वाचित किए गए हों, जो जनता द्वारा चुने गए हों निर्वाचन के थ्रू, उनको लिया जाता है सिर्फ। उसी तरह राज्यसभा में भी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा, हर एक राज्य के विधानसभाओं में भी निर्वाचित सदस्य। और केंद्र शासित प्रदेशों में मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। कभी कभी प्रशिक्षु फंस जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं, भैया विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर जब से हट गया है, यूटी बन गया है, तब से विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में रह गया है। किन किन राज्यों में रह गया भाई, हमारे यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इधर आ जाएंगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मात्र ये विधानसभाएं रह गई हैं। इस बात को आप याद रख लेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे छात्रों, तो विधान परिषद का इसमें कुछ लेना देना नहीं होता। विधान परिषद अगर ऑप्शन में होता है उसे हटा देंगे। यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य याद रखेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ऐसे सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, है ना, तो वैसे सदस्य इसमें भाग लेते हैं। याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं चुनाव को, इनके निर्वाचन को लेके, निर्वाचन की रीतियां बहुत सारी हैं, तो हम रीतियों को देखेंगे। इससे पहले आप चलिए देख लेते हैं रीति। ये चीजें समझ में आ गई हों। निर्वाचन मंडल क्या होता है पूछा जाता है, तो निर्वाचन मंडल बता देंगे, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, जिनकी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चलिए, ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि क्या जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनका चुनाव कैसे होता है भाई। उनका जो चुनाव होता है समान आनुपातिक प्रणाली पे होता है, समान अनुपातिक
प्रतिनिधित्व के आधार पे, प्रतिनिधित्व या फिर प्रणाली, प्रतिनिधित्व लिखते चलेंगे आप लोग, या आपके यूपी टेट सुपर टेट हर जगह काम देगा ना। समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे यह इनका चुनाव होता है। अगर समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे, मतलब कि क्या, अगर आपको पता होगा एक संघ प्रणाली होती है और एक राज्य स्तर पे होता है राज्य विधानसभा। अगर आपको बता दें तो राज्यों में विधानसभाओं को अगर मिला दें तो हमको विधान सभाओं से अगर देखा जाए, मित्रों एक मिनट रुकना, अगर विधानसभाओं को विधानसभाओं को मिला दें सारे के सारे विधानसभा को, तो विधानसभा में अगर देखेंगे तो हमारे जो विधायक होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सबको मिला देंगे तो कंपेयर टू संघ में जो सांसद बैठे हैं, अगर मैक्सिमम की बात करें तो आपको पता है 552 लोकसभा में और 250 हमारे राज्यसभा से मैक्सिमम की बात करें तो मिला के बात करें अभी इस कंडीशन में कितने राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, तो मान के चलेंगे 776 हैं। कितने सदस्य हैं? 776 हैं। लेकिन अभी राज्य विधानसभाओं की बात करेंगे मित्रों, तो राज्य विधानसभाओं में कितने सदस्य हैं टोटल मिला देंगे तो लगभग 4120 सदस्य हो जाएंगे। ऐसे में राज्य विधानसभा के सदस्य तो ज्यादा हो जाएंगे और यह समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं कहलाएगा। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब एक सांसद का वोट मूल्य बराबर एक विधायक का वोट मूल्य, यह आना चाहिए। यह होता है समान अनुपातिक, इसे बोला जाता है ना। तो इसको लाने के लिए हम एक फार्मूला डिजाइन करते हैं, उस फार्मूला को देखेंगे। संघ के लिए एक अलग फार्मूला बनता है और राज्य के लिए एक अलग फार्मूला बनता है, दोनों को ध्यान से देखेंगे। पहले संघ की तरफ चलते हैं ना। अब देखिए, सबसे पहले एक विधायक का मत के बराबर हम लोग निकालते हैं। एक विधायक यानी कि संघ की बात हो रही है, एक विधायक का मत के बराबर होता है, साथियों लिख लेना है, उस राज्य की कुल जनसंख्या। एक विधायक का मत बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की जिस राज्य का विधायक बना हुआ है, मतलब जिस राज्य से सारे के सारे विधायक हैं, उस राज्य के कुल जनसंख्या बटे के उस राज्य के विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के लिख लेना है, उस राज्य के विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य। आज के बाद आपको राष्ट्रपति से कोई प्रश्न नहीं फंसेंगे, इतना याद रखना, बस आप लोग देखते चलिए। उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य। अब ऐसे में क्या होंगे, आपको पता होगा किसी राज्य की, अगर एक पर्टिकुलर राज्य की बात करें तो मान सकते हैं उसमें बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी, जनसंख्या मान लीजिए 10 लाख की जनसंख्या। अगर अपने बनारस की बात करें तो 10 लाख प्लस की जनसंख्या है। तो ऐसे में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें तो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब ऐसे में जनसंख्या केवल एक ही जिले की बात करें बहुत ज्यादा हो जाएगा, राज्य की बात ही छोड़िए, मतलब कि करोड़ों में जनसंख्या मिलेगा हमें। इस तरह से अगर देखें भाई, अगर यूपी की बात करें लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है, तो यूपी में क्या 20 करोड़ जनसंख्या अगर बात करें, उस राज्य के निर्वाचित सदस्य की जनसंख्या मात्र 400 विधानसभा के सदस्य हैं, तो 400 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे बहुत बड़ी जनसंख्या, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/1000 से गुणा करा देते हैं बस, तो जिससे कि और छोटी संख्या में मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ मान लेते हैं, यहाँ पे 20 है और नीचे 400 है। अब ऐसे में हमको चाहिए एक विधायक का मत मूल्य बराबर, तो हम 2 से इससे काट दिए 2 जीरो, 1 2 3 जीरो और कट गया, इस तरह 4 5 20 मतलब 500 आ गया, मतलब एक विधायक का मत मूल्य बराबर 500 आ गया। तो ऐसे में हमको आसानी हो गया। लेकिन अगर 3 जीरो ये न कटा होता तो मतलब 5 लाख आ जाता, तो बहुत बड़ा डाटा मिलता और एक राज्य का ही हमने बताया, ऐसे सारे राज्य के विधायक के बारे में आता तो बहुत बड़ा डाटा मिलता। इस वजह से हम 1000 से डिवाइड करते हैं, मतलब गुणा कराते हैं। याद रखना, कभी कभी यहाँ पे लिखता है भागा 1000 लिख देगा, तो मतलब 1/1000 ही है उसका मतलब, ये चीजें हमको समझना है। चलिए, यह तो रहा विधायक का मत मूल्य। अब हम चलते हैं एक सांसद का मत मूल्य निकालते हैं। एक सांसद का मत मूल्य, ये तो रहा विधायक के लिए। अब एक सांसद का मत मूल्य निकालेंगे, एक सांसद का मत मूल्य निकालेंगे मित्रों, तो आ जाएगा कुल विधायक का मत मूल्य। कुल विधायक का मत मूल्य
जितने विधायक आए हैं, मान लीजिए यूपी का मत मूल्य कितना आया, 500 रुपए आया है पूरे के, मतलब 500 रुपए क्या, 500 व्यक्ति इतने आ गया। अगर कुल विधायक का मत मूल्य से हम निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग कर दें, निर्वाचित सांसदों की संख्या, तो ऐसे में क्या होगा, आपको पता होगा जितने राज्य होंगे, जितने राज्यों के कुल विधायक का मत मूल्य आएगा, उतने के पूरे में हर बार हम निर्वाचित सांसदों की संख्या से डिवाइड करेंगे। तो निर्वाचित सांसद यानी केंद्र में तो सांसद एक ही होगा, अलग अलग राज्यों की जो विधायक का मत मूल्य आएगा उसमें हम निर्वाचित सांसदों की संख्या से डिवाइड करेंगे। ऐसे में जो यहाँ पर संख्या आएगी, एक सांसद बराबर विधायक के मूल्य के बराबर हो जाएगा, विधायक के मत के बराबर होगा, उसे कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो याद रखेंगे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब यह हो गया, सारे विधानसभाओं को और संघ में यानी कि जो हमारे केंद्र में निर्वाचित सांसद हैं उनके मत मूल्यों को बराबर करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भेजना। यह पूरा का पूरा क्या आ गया, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है, आखिर यह तो रहा ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर चुनाव किस आधार पर होता है? क्या ऐसे होता है जैसे कि हमारे यहाँ के विधायक या ए है, आपके यहाँ के बी हैं, यहाँ के सी हैं, तो सारी की सारी जनसंख्या अगर इनको अपना वोट दे देगी तो ये तो हार जाएंगे। ऐसे में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कुछ अलग प्रणाली से होता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसे कहा जाता है एकल हस्तांतरणी पद्धति। लिखिएगा, एकल हस्तांतरणी पद्धति कहते हैं, या फिर इसे एक नाम से और जानते हैं, संक्रमणीय पद्धति के नाम से जानते हैं, जो चुनाव होते हैं इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम बता दें, एक विशेष रीति से, इसे एक विशेष रीति के नाम से जानते हैं, उसके बोला जाता है भाई जैसे कि वरीयता क्रम। इसमें एक अलग से वरीयता क्रम होता है। वरीयता क्रम कैसे, मान लीजिए 4 राष्ट्रपति उठे हुए हैं, ए बी सी डी, इन यह लड़ने के लिए, मतलब ये चुनाव में अपना प्रत्यक्ष रूप से इनको उठाया गया है अलग अलग विधायकों द्वारा या फिर सांसदों के द्वारा, ठीक है, पार्टियों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा इस तरह से ये 4 मेंबर हैं, 4 हमारे राष्ट्रपति के लिए मेंबर आए हैं भाई, इनको अब वोट देना है। तो अब मान लीजिए अगर हमको वोट देना होगा इनको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी को फर्स्ट का वरीयता क्रम में चुनेंगे। इसके बाद अगर हम कहें कि अगर हमको यह पसंद नहीं है तो इनके बाद हमको कौन चुनना चाहिए, हमें चाहिए सी को चाहिए दूसरे नंबर पर। अगर सी भी ना आए तो हमें तीसरे नंबर पर ए चाहिए, अगर ए भी ना हो तो हमें चौथे नंबर पर भैया डी तो रहेंगे ही रहेंगे, मतलब कि इस प्रकार से चुनना है। तो ऐसे में बी को फर्स्ट का क्रम कितने लोग देते हैं, अगर बी को पहला क्रम, फर्स्ट का क्रम लगभग 50% मिल जाता है, 50%, तो यह जीत लिए जाएंगे। अब ये 50% का मतलब, हाँ ये तय है, यह क्राइटेरिया फिक्स है, किसी भी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति मतलब कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो उसे कम से कम पूरे के पूरे जो निर्वाचन सदस्य हैं आपके राज्यसभा के, विधानसभा के और दोनों पुदुचेरी और दिल्ली के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनमें से पूरा का पूरा 50% वोट इनके पास आना चाहिए, इनके पक्ष में होना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर बात करें कुल वैध मत बट्टे के 2 करते हैं प्लस 1 करते हैं, इतने वोट कम से कम आने चाहिए, यानी कि 50% प्लस 1 वोट इनको मिलेगा, जिसको मिलेगा वो जीतेंगे। यह हो गया वरीयता क्रम का क्राइटेरिया, फिक्स क्राइटेरिया, इतने पास करने हैं। आपको पता है, हमने बताया अगर मान लीजिए ए बी सी डी में यह 50% अपना नहीं पाते हैं, सब के सब में यह 40% पा जाते हैं, या मान लीजिए 20% पा जाते हैं और ये 20% पा जाते हैं और ये 10% पा जाते हैं, तो कितना हो गया, मान लीजिए यहाँ पर ये 30% पा गए, यह महोदय 30% पा गए। इस तरह से देखेंगे हम, किसी का भी 50% कंप्लीट नहीं हुआ तो इस कंडीशन में फिर दोबारा चुनाव कराया जाएगा, फिर दोबारा ये प्रणाली होगी। तो आपने एक बार सुना होगा वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि दोबारा यानी कि दोबारे मत के गणना में इनको नियुक्त किया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था, चुना गया था राष्ट्रपति ना। तो इस प्रकार होता है। अब देखिए, अब इसमें जो सबसे कम पाया होगा उसे हटा दिया जाएगा, अब ये हट जाएंगे। अब जो इनको वोट दिए होंगे, अब उनको कहा जाएगा भैया आप बताओ सबसे पहले किसको चुनोगे। अब तो आप हट गए, या तो हट गए, लेकिन इनको 10% लोगों ने वोट दे रखा है ना, तो अब यह लोग चुनेंगे इन तीनों में से किसी को। अगर ये 10 के 10 इनको दे देते हैं तो इनका 40% हो जाता है, अब फिर बराबर हो गया। अब ऐसे में क्या होगा, इनका लेके चुनाव लड़ा जाएगा। अब इनका 40%, इनका 40% तय करेगा कि कौन जीतने वाले हैं।
अब इनको अगर ज़्यादा मिल गया 50% तो ये हमारे राष्ट्रपति हो जाएंगे, अगर इनको मिल गया तो ये राष्ट्रपति हो जाएंगे। मतलब 50% +1 हमें चाहिए। यह हो गया पूरा का पूरा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। समझ गए हो मेरे शेरों? तो एक बार दबा के शेयर कर देना। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 55 पर। आर्टिकल नंबर 55 हमें जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति को पूरे देश के राष्ट्रपति से भिन्न कर देता है। राष्ट्रपति यानी कि पहले याद कर लीजिए तीनों। अनुच्छेद नंबर 52 में हमारे राष्ट्रपति के पद के बारे में जिक्र किया गया है, और अनुच्छेद नंबर 53 में कार्य एवं शक्ति के बारे में, पद पर आएंगे तो उनके कार्य और शक्ति के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 54 में निर्वाचन और अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन होना चाहिए। निर्वाचन पहला 52 याद रखेंगे, 52 में पद के बारे में, 52 के बाद 53 उनके कार्य एवं शक्ति के बारे में, फिर उसके बाद 53 के बाद आ जाएगा भैया 54 में उनके निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात किया गया है। इसके बाद 55 में इनके पद के बारे में बात किया गया। इनकी पद मतलब इनके कार्यकाल के बारे में कह लीजिए, इनका कार्यकाल कितने वक्त, पदावधि के बारे में, पदावधि कितने सालों तक रहेगा इनका। आपको पता है कि 5 सालों तक हमारे कोई भी राष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन यह 5 सालों तक उनका कब से कब तक है, जब से वो शपथ लेते हैं और जब से दूसरे राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं, जब तक तब तक वो अपने पद पर मतलब मिलाकर 5 साल तक ये रहेंगे। अब इसकी बात अगर कर लें, पदावधि इनका 5 साल तक तो मैक्सिमम नहीं है, मतलब कि मैक्सिमम एक बार में चुने जाएंगे, लेकिन उनकी पदावधि कितनी बार ये चुने जा सकते हैं, तो याद रखना ये मैक्सिमम जो चुने जा सकते हैं बहुतों बार, अभी इसके बाद हम जिक्र करेंगे इसमें, तो बस याद रखना है 5 साल तक इनकी अवधि होती है जो ये चुने जाते हैं 5 साल के लिए। ऐसे में क्या होता है देखिएगा, जैसे मान लीजिए इनका कार्यकाल शपथ से ग्रहण से लेकर जिस दिन ये शपथ ग्रहण करते हैं उसके दिन से लेकर लास्ट तक, जब तक कोई राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता है, तब तक के लिए यह पद पर बने रहेंगे। यह चीज याद रखना है हमें, ठीक है। बाद में ऐसा हो सकता है कि अपना जो है कि इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को दे दें, उपराष्ट्रपति को मैक्सिमम 6 महीने के लिए कार्यकाल पे रहना पड़े। इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति को कम से कम 6 महीने के बाद चुन लेना ही है, निर्वाचित कर लेना है जहां तक हो। जैसे कि आपको पता है गुलजारी लाल नंदा आपके पीएम के रूप में, मतलब वो एक तरह से मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद उनको 2 बार बीच में लाया जाता है ना, बीच में लाया जाता है, क्योंकि आपके पता होना चाहिए जब आपके राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो जाता है तो वहां पर हमारे मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोग नहीं होते हैं, तो वहां पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह कार्यभार संभालते हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद 56 आर्टिकल नंबर 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर लिख लेंगे भैया। अच्छा 55 हो गया, 54 हो गया, 1 मिनट देखना। 52 में क्या था, पद था, और 53 में क्या था भैया, इनके कार्य एवं शक्तियाँ। फिर इसके बाद 54 में क्या था, निर्वाचन था। फिर 55 में क्या आ जाएगा इनका, एक मिनट 54 में निर्वाचन, कार्य एवं शक्ति, फिर निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से। 52, 53, 54, 55 सही तो है ना जी। 52 में पद हो गया और 53 में क्या हो गया, इनके पद एवं शक्ति हो गया, कार्य एवं शक्ति हो गया। फिर इसके बाद निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हो गया भैया किसमें, 54 में। 55 में क्या हो गया इनके, 55 में हो गया निर्वाचन रीति। एक मिनट यह देखना गड़बड़ हो गया भाई। ये 55 में जो होगा निर्वाचन की रीति जो हम लोग देख रहे थे ना भाई, निर्वाचन कितने प्रकार से हुआ, मतलब किस प्रकार से निर्वाचन हो रहा था, इनका सारी रीतियां हम देखें ना। एकल संक्रमणी पद के आधार पर तो निर्वाचन रीति, ये हमने ट्रिक बनाया है एक, तो निर्वाचन रीति याद रखेंगे आप, निर्वाचन रीति इसमें दिया गया है। आर्टिकल नंबर 55 में जो है ना निर्वाचन रीति से रिलेटेड बात किया गया है। आर्टिकल नंबर 56 में यह बात किया गया उनकी पदावधि कितनी होगी, यह चीज आप याद रखेंगे। 5 साल के लिए, है ना, यह चीज याद रखेंगे। सारी चीजें हो गई। अब अनुच्छेद नंबर 57 में याद रखेंगे पुनः निर्वाचन के लिए, पुनः निर्वाचन। और यह एक ऐसा आर्टिकल है जो सारे देशों से भारत को अलग कर देता है, क्योंकि आपको पता होगा यूएसए में मैक्सिमम 2 बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है ना। लेकिन अगर यही बात करें हमारे भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है भाई, इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप कितनी बार राष्ट्रपति चाहो उतनी बार बन सकते हो। जैसा कि आपको पता होगा हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो मैक्सिमम कार्यकाल के लिए अब तक राजेंद्र प्रसाद जी, भाई जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे, वो भी मैक्सिमम कार्यकाल के लिए अभी तक सबसे ज़्यादा कार्यकाल के लिए हमारे पीएम बने हैं। और राष्ट्रपति के क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो कि 24 जनवरी 1950 को सबसे पहले पद संभाले हुए थे, तो वह हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति हैं और अभी तक के सबसे पहले वैसे राष्ट्रपति जो कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तो याद रखेंगे
ऐसे मात्र एक ही राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं जो दोहरे कार्यकाल से के लिए चुने गए हैं। तो हम मतलब कि यहाँ पे यह कहना है कि पुनर्निर्वाचन में जो हमारे राष्ट्रपति की मैक्सिमम आयु होती है, राष्ट्रपति की जो मैक्सिमम आयु होती है वह निर्धारित नहीं है। वह अगर 92 साल तक भी जिंदा रहते हैं तो वो भी फिर से मतलब राष्ट्रपति के लिए वह अपना एक तरह से उठ सकते हैं, यानी कि एक तरह से पार्टी के सत्ता में आ सकते हैं, सत्ताधारी बन सकते हैं भाई। मतलब राष्ट्रपति उनके बनने का पूरा हक है। अगर वह फिर से 92 साल के, अगर कोई 92 साल का व्यक्ति है, अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो आराम से अपना यहाँ पर आते हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए पूरे पात्र माने जाएंगे। क्या? क्योंकि भैया उनका कोई भी साल और एज या फिर कितनी बार वह बन जाए उसका कोई भी लिमिट नहीं है भारत में, ये बात याद रखेंगे। यानी कि राष्ट्रपति के लिए पद के लिए मैक्सिमम अर्हता कुछ भी नहीं है, लेकिन मिनिमम अर्हता क्या है अभी हम बताते हैं भाई। मिनिमम क्या है? 35 साल की उम्र होनी चाहिए, यह बात अभी हम जिक्र करेंगे, है ना। चलिए अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 में योग्य दिया गया है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से लिखेंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए। अब योग्यता के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए भाई। किसी भी राष्ट्रपति कोई भी राष्ट्रपति अगर बनना चाहता है आप में से तो वह सबसे पहले भारत का नागरिक होगा, यह चीज याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखना है, उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। 35 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यपाल की भी 35 वर्ष की होनी चाहिए, इनकी भी 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री अगर वह राज्यसभा से चुने जाते हैं तो उनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई विधायक अगर विधान परिषद से चुना जाता है, विधानसभा से नहीं, विधान परिषद से चुना जाता है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर वही कोई विधायक राज्यों में विधानसभा से चुना जाता है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। और अगर कोई सांसद अगर लोकसभा से चुना जाता है, लोकसभा से बनते हैं मंत्रीगण हमारे, तो कम से कम उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जो मंत्रीगण लोकसभा से होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात करें, आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि हमारे पीएम की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए पीएम बनने की। अभी किसी व्यक्ति के भारत में अगर वो पीएम बनना चाहता है तो उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम तो लोकसभा से पूछना, मतलब लोकसभा से पूछ रहा है वो, कम से कम लोकसभा से 25 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप बन सकते हैं पीएम। अभी तक के सबसे मात्र एक ही व्यक्ति जो आपके पता है कि राजीव गांधी जी, वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सबसे कम उम्र के भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भाई, याद रखना। सबसे बुजुर्ग आपको पता है, सबसे बुजुर्ग कौन है जो कि 1978 में आपको पता है बने थे भाई, बताना जरा कौन है सबसे पहले। और सबसे पहले गैर कांग्रेसी भी हुआ रह चुके हैं, जरूर बताइएगा उनका नाम क्या है? मोरारजी देसाई भाई, याद रखेंगे भाई। वो पीएम की बात हम कर रहे थे ना, पीएम की। अब यहाँ पर राष्ट्रपति का कम से कम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई? और लोकसभा बनने योग्य होना चाहिए। लोकसभा मंत्री या फिर लिख लीजिए लोकसभा मंत्री बनने के योग्य होने चाहिए, अभी लोकसभा में निर्वाचित या फिर निर्वाचित नहीं, मतलब चयन उनका होना चाहिए, एक तरह से नियुक्ति होनी चाहिए, जो हम लोग के रूप में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, यह चीज याद रखना। क्योंकि लोकसभा के मेंबर के प्रत्यक्ष रूप के चुनाव होते हैं भाई, तो वह होने के उनके पास योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज और याद रखेंगे, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि यह एक ऐसा पद है जो कि बिना लाभ वाला पद है। राष्ट्रपति का पोस्ट हो गया, चाहे हमारे मंत्री का पोस्ट हो गया, चाहे उपराष्ट्रपति का हो गया, चाहे राज्यपाल का हो गया, तो ये एक ऐसे पद हैं, संवैधानिक पद हैं जो कि बिना लाभ के, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपको नहीं होना चाहिए। यह चीजें बताई जा रही हैं। अगर आप मान लीजिए लोकसभा के पद पर है, मतलब लोकसभा मंत्री हैं और आपको राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो आप जब तक राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक आप तो लोकसभा के पद पर रहेंगे, लोकसभा के मंत्री रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप शपथ ले लेते हैं वैसे आपको मंत्री पद त्यागना पड़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ऐसे में क्या है, हमारे युवक जो हैं भारत के मैक्सिमम लोग सारे के सारे अर्हताएं पूरी कर रहे हैं। देखिएगा, वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं, वैसे हम लोग भाई। और इसके बाद लोकसभा मंत्री बनने योग्य भी हो सकते हैं, हो सकता है लड़ गए हो, बन गए हो। इसके बाद 35 वर्ष की आयु बहुतों का हो गया होगा भाई। भारत की नागरिकता के रूप में बहुत लोग, भाई सभी लोग भारत के नागरिक हैं, ऐसे में सारे लोग लड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज बहुत कठिन बना दिया जाता है यहाँ पर, जब कहा जाता है 50 अनुमोदक
जो हमारी मुख्य चुनाव आयोग होता है, मुख्य चुनाव आयोग होता है, वो यहाँ पर एक क्राइटेरिया तय करता है कि मुख्य 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। मतलब यह कि चाहे 50 आपके पास विधायक और 50 सांसद, ये दोनों से आपका परिचित होना चाहिए और आपको यह दोनों के द्वारा आपको सपोर्ट मिलने चाहिए कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे, बताएंगे कि फलां विधायक 50 के 50 हो और फलां सांसद 50 के 50 हमें जानते हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऐसे में तब जाके आप राष्ट्रपति के लिए योग्य माने जाएंगे, अन्यथा अब ऐसे तो बहुत सारे हमारे भारतीय हो जाएंगे। अब यहीं पर यह कठिन हो जाता है प्रोसेस और ऐसे में हम लोग का सपना चूर चूर हो जाता है भाई, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे। तो एक चीज़ यह आपको पता होना चाहिए। चलिएगा, अब एक चीज और है, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के लिए मैक्सिमम सदस्य उठ गए, है ना। अब जब उठते हैं तो वहां पर उनको आरबीआई के पास, सारे के सारे राष्ट्रपति को आरबीआई के पास या फिर कह लीजिए जो हमारे आरबीआई के पास, या फिर कह लीजिए जो हमारे लाभ के पद हो, लाभ वाले सरकारी कारखाने होते हैं, सरकारी कारखाने जो कि लाभ वाले होते हैं, वहां पर उनको कम से कम नहीं तो 15,000 रुपए अपने जमानत कराने होंगे। मतलब जमानत के लिए देना पड़ता है, मतलब जमानत इनको मतलब एक राशि देनी पड़ेगी कि आरबीआई के पास या फिर सरकारी खजानों में। इनको कोई भी राष्ट्रपति के पद के लिए उठता है तो उनको 15,000 रुपए आरबीआई के पास या फिर सरकारी खजानों में जमा करवाना पड़ेगा। अब ऐसे में जब वो मतलब जीत जाते हैं चुनाव तो ठीक है, उनको 15,000 रुपये वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के लिए उठते हैं, लेकिन वह पूरे सदस्यों का अगर 1/6 सदस्य का वोट नहीं पाते हैं तो ऐसे में उनकी जमानत जब्त हो जाती है और यह राशि उनको वापस नहीं मिलती है। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं भाई। अब चलते हैं, अब यह राशि जो है, यह 1/6 सदस्य जो है, यह हमको निर्वाचन मतलब पंचायतों में, पंचायत के चुनाव में भी देखने को मिल जाता है, मंत्री के चुनाव में भी देखने को मिल जाएगा। आपके लोकसभा मंत्री हो चाहे आपके विधानसभा के मंत्री हो, इन सबके चुनाव में जो पूरे के पूरे सदस्यों में से 1/6 सदस्य नहीं पाते हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाती है। ये बात याद रखेंगे भैया, 1/6 वोट हमको पाने ही पाने हैं, है ना। अब आ जाते हैं सेकंड लास्ट अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर 60 कहता है भाई कि शपथ ग्रहण को लेके बात करता है। शपथ ग्रहण यानी कि जो राष्ट्रपति का पोस्ट होता है, राष्ट्रपति का पोस्ट बहुत बड़ा होता है भाई, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के शपथ की बात करेंगे, राष्ट्रपति के शपथ की बात करेंगे भाई, तो इनको जो शपथ दिलाते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जज यानी मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। क्यों भैया, ये चीज याद रखना, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न होते हैं तो यानी कि उस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। अब कोई बोलेंगे वरिष्ठ न्यायाधीश ही ना होते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 यानी कि 33+1 जज का पोस्ट है, जिसमें कि 4 अभी करंट में महिलाएं हैं। इंदु मल्होत्रा जी के आपको पता होगा, अभी हाल ही में चर्चा में थी, इंदु मल्होत्रा करके हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस समय 4 मुख्य हमारे जज में है, मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मतलब जज के रूप में 4 महिलाएं हैं 33+1 में से। ये चीज याद रखेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना अगर मुख्य न्यायाधीश हैं तो ठीक है, नहीं तो वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। ठीक है भाई, अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग करते हैं तो किसे देंगे, पद त्याग करेंगे तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तो मुख्य न्यायाधीश इनका पद ग्रहण करता है और तब तक पद पर रहता है जब तक नया चुनाव न हो जाता है और कोई राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। ऐसे में यह पद जो है मात्र 6 महीने के अंदर अंदर भर लिया जाना चाहिए, यह भी पूछा जाता है आपसे, तो ये बातें याद रखेंगे। अब लास्ट चलते हैं हम लोग 61 पे। अब देखिए सब कुछ हो गया भाई, हमारे राष्ट्रपति भी चुन के आ गए, मतलब निर्वाचित होके आ गए। अब क्या है, राष्ट्रपति के पद के बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा खत्म। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दुविधा आ जाती है, अगर हमारे राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रपति से यह पूरे के पूरे प्रोसेस को उल्टा भी किया जा सकता है। यानी कि यह बोला जाता है, जो 61 है उसे बोला जाता है महाभियोग। हमारे राष्ट्रपति पर वियोग की
क्रिया चलाई जाती है। एक तरह से प्रक्रिया जो होता है महाभियोग का केवल और केवल पूरे के पूरे संवैधानिक बॉडी में हमारे राष्ट्रपति के ऊपर चलाया जाता है। याद रखें, महाभियोग की प्रक्रिया जो होता है, अगर हमारा कोई भी राष्ट्रपति संवैधानिक उल्लंघन करता है या फिर कोई भी दुराचार रूप से कोई कार्य करता है तो उसके ऊपर इसका आरोप लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ऐसे में हमारे राष्ट्रपति को पद से हटाने के पहले पहले उसको 14 दिन पहले यह सूचना दिया जाता है कि राष्ट्रपति महोदया जी, आपके ऊपर यह चीजें थोप कर आपको हटाए जाने की प्रक्रिया चलने लगी है। अगर राष्ट्रपति 14 दिन के पहले पहले इस्तीफा दे देते हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं देते हैं तो उनको चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से, मतलब किसी में पास करवा कर, और अगर राज्यसभा से आता है तो राज्यसभा के बाद लोकसभा में जाना चाहिए, अगर लोकसभा से आता है तो लोकसभा से राज्यसभा में जाना चाहिए। अब दोनों सदनों में पास कराकर उस बिल को और हमारे राष्ट्रपति से उनके पद के साथ इस्तीफा ले लिया जाता है। और यह जो महाभियोग की प्रक्रिया है भारत में अभी कभी भी नहीं हुआ है और यह बहुत बड़ा पोस्ट है। अगर ऐसे में अगर यह हमारे संविधान के उल्लंघन करते हैं तो बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा हमारे भारतवासियों पर। तो भविष्य में याद रखेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी प्रक्रिया फिर ऐसे कारनामे न हो जिससे कि हमारे राष्ट्रपति को महाभियोग से वापस जाना पड़े, भाई महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। आपको राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ बता दिया गया। हम कल शुरू करेंगे भैया राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में विधिवत बताएंगे। बस इससे ज्यादा बाहर आपसे कहीं से कुछ नहीं पूछेगा राष्ट्रपति से। आप पढ़ते चलिए, मस्त तरीके से सारी चीजें शेयर करिए, सारे क्लासेस फॉलो करिए। धन्यवाद।